प्रिय विद्यार्थियों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, बहुत लंबे समय के पश्चात आज शेखपुरा में आपके बीच उपस्थित हूँ। जहाँ तक मुझे स्मरण आता है, वर्ष 2022 के शायद सितंबर महीने में कार्यक्रम टाउन हॉल में आयोजित हुआ था और उसके बहुत लंबे गैप के बाद आज आपके बीच उपस्थित हूँ। कृष्णा जी हमारे लेट्स इंस्पायर बिहार के कोऑर्डिनेटर हैं। इन्होंने काफ़ी लोगों को जोड़ा है और समय समय पर आमंत्रित भी करते रहते हैं, कार्यक्रम भी आयोजित करते रहते हैं। व्यक्तिगत रूप से पिछले 5 वर्षों से लगभग हर शनिवार, रविवार, अवकाश का जो भी दिन, जो भी समय मिलता है, पूरे बिहार में ही नहीं देश भर में बिहार के लोगों को जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेदों से ऊपर उठकर जोड़ने का प्रयास करता रहा हूँ। आज लगभग 3,55,000 लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से जुड़े, एक संकल्प के साथ कि कैसे अपने जीवन काल में एक विकसित बिहार का निर्माण हो, कैसे 2047 तक विकसित भारत का निर्माण हो। और ये आसान नहीं है। आज बिहार के 18 जिलों में 33 निःशुल्क शिक्षा केंद्र वॉलंटियर्स के द्वारा स्थापित हुए, जिनमें 2000 से अधिक बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं। इनमें से 28 केंद्र 14 जिलों में जो कार्यरत हैं, महिलाओं के द्वारा गार्गी पाठशाला के रूप में संचालित है। करीब 600 स्टार्टअप्स इस अभियान के साथ जुड़ी हैं। प्रयास है हर जिले में ऐसे स्टार्टअप कम से कम 5 हो जाएं 2028 तक, जो 100 लोगों से अधिक को रोजगार दे सकते हो। हाल में शेखपुरा के ही एक स्टार्टअप दही मंडप, शायद उसका नाम है, जिनका स्टॉल पटना में लगा था, उसका भी उद्घाटन करने का अवसर मिला। जो लक्ष्य है बहुत आसान नहीं है। 14 करोड़ की जनसंख्या, जिसमें 9 करोड़ की आयु 30 साल से कम है, उसके साथ बिहार आज भारत का आर्थिक रूप से सबसे पिछड़ा राज्य है। यदि हम पर कैपिटा इनकम की बात करें, एक व्यक्ति औसत महीने में कितना कमाता है, इसकी यदि हम तुलना करें तो हम पाएंगे दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति महीने में लगभग 46,000 कमाता है। तेलंगाना, कर्नाटक जैसे राज्यों में 36,000 एक महीने की उसकी आमदनी है। तमिलनाडु, हरियाणा जैसे राज्यों में 32,000 एक महीने में एक व्यक्ति कमाता है। गुजरात, महाराष्ट्र, केरल लगभग 29,000 महीने के प्रति व्यक्ति आय है। पहाड़ी राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसमें लगभग 26,000 एक व्यक्ति कमाता है। आंध्र प्रदेश 25,000। बिहार के आसपास की यदि बात करें तो पश्चिम बंगाल में एक व्यक्ति 15,000 प्रति माह कमाता है। बिहार से ही अलग हुआ था झारखंड, आज से लगभग 26 साल पहले। झारखंड में एक व्यक्ति 10,600 रुपये कमाता है। उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति 10,300 कमाता है। लेकिन अपने बिहार में एक व्यक्ति केवल 6,374 रुपये मात्र ही कमाता है। ये पिछले वर्ष के सितंबर माह का भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड स्टैटिस्टिक्स का डेटा है। अब सोचने की बात यह है कि यदि किसी व्यक्ति को बिहार में 6,374 रुपये कमाने का ही अवसर होगा और दिल्ली जाने पर व्यक्ति 46,000 कमा सकता हो, तो पलायन कैसे रुकेगा? और यदि हम कल्पना कर रहे हैं विकसित भारत की, तो जब तक बिहार विकसित नहीं हुआ तो भारत कैसे विकसित हो? और इसीलिए इस अभियान में जिस क्रांति को हम लोग लाने की बात कर रहे हैं, वो क्रांति है उद्यमिता की। यदि सामान्य तरीके से जो चल रहा है वैसा ही चलता रहा तो निश्चित सी बात है कि बहुत बड़ा परिवर्तन, विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। लेकिन यदि बिहार में हम परिवर्तन लाने में सक्षम हुए, यदि जो हमारे 9 करोड़ युवा हैं जिनकी आज आयु 30 साल से कम है, इनको हम शिक्षित कर सके, स्किल्ड बना सके और बड़ी संख्या में केवल जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बना सके, तो निश्चित एक बड़ी क्रांति आएगी। और इसमें विद्यालय की, महाविद्यालय की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। समाज के हर अंग की महत्वपूर्ण भूमिका है। व्यक्ति किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, यदि शिक्षित नहीं हुआ तो बिहार विकसित नहीं होगा।
और इसी संदेश के साथ मन में विश्वास इसलिए जगता है क्योंकि प्राचीन बिहार की दृष्टि कुछ अलग थी। जिस काल में हमारे पास न ऐसे रोड थे, न टेक्नोलॉजी थी, न सूचना के तंत्र थे, उस काल में हम व्यक्ति को व्यक्ति से क्यों जोड़ पाए, यह सोचने का विषय है। क्यों उस काल में हम जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में यूनिवर्सिटीज़ की कल्पना भी नहीं हुई थी, बिहार में नालंदा और विक्रमशिला स्थापित कर पाए, सोचने का बात है। इस विषय पर यदि सोचेंगे और गहरा सोचेंगे तो मन में निश्चित ये भाव जगेगा कि कुछ बात तो थी, ऐसी क्या बात थी कि बिहार अग्रणी था। समय कम है, बहुत विलंब हो चुका है, लेकिन एक छोटी सी कहानी इसलिए साझा करूंगा ताकि बिहार की प्राचीन दृष्टि को हम समझ सकें। मुझे नहीं मालूम कितने लोग श्वेत केतु का नाम सुने हैं, कितने लोग सुने हैं श्वेत केतु का नाम। इधर गणेश जी तो लेट्स इंस्पायर बिहार से जुड़े हैं तो सुने हैं, बाकी ऑडियंस में मुझे लगता है बहुत कम लोग सुने हैं। इसलिए उस प्राचीन कथा को जब भी लोग नहीं जानते हो, क्योंकि बिहार की दृष्टि को समझने के लिए उससे अच्छी कथा कोई नहीं हो सकती। तो महर्षि उद्दालक के पुत्र थे श्वेत केतु। उद्दालक अपने समय के बड़े तत्वदर्शी विद्वान थे। उन्हें लगा कि पुत्र को भी सबसे अच्छे गुरुकुल में भेजा जाए और उन्होंने अपने उस समय के सबसे अच्छे गुरुकुल में अध्ययन के लिए श्वेत केतु को भेजा। लंबी अवधि के बाद जब श्वेत केतु घर लौटे तो पिता ने पूछा कि क्या तुमने अपना अध्ययन पूरा कर लिया या और पढ़ना चाहते हो, और यदि कर लिया तो क्यों ना तुम्हारे विवाह की बात की जाए। अब श्वेत केतु ने जो उत्तर दिया उसको सुनकर उद्दालक बड़े दुखित हो गए, क्योंकि श्वेत केतु ने कहा कि पिताजी, मैंने न केवल अध्ययन पूरा कर लिया है, अपितु जो भी अध्ययन किया उसमें मैंने स्वयं को श्रेष्ठ भी सिद्ध किया है। और मेरे मन में अब एक ही अभिलाषा मात्र है कि मिथिला की सभा में जाकर स्वयं को सबसे बड़ा विद्वान मैं सिद्ध कर दूं, उसके पश्चात आपकी जो भी आज्ञा होगी उसको मैं स्वीकार कर लूँगा। अब ऐसा सुनकर उद्दालक बड़े विचलित हुए। उन्हें लगा कि मैंने पुत्र को तो विद्वान बनने भेजा था, लेकिन पुत्र अहंकारी बनकर लौटा है। उन्होंने पुत्र से पूछा कि तुमने क्या क्या पढ़ा है। तो पुत्र ने फिर बड़े गर्व के साथ कहा कि मैंने चारों वेद पढ़े हैं, सभी वेदांत पढ़े हैं, सभी तत्व, सभी सिद्धांत जो भी पढ़ाया जा सकता था उसमें पारंगत हो। तो पिता ने कहा, मैं तुमसे 3 प्रश्न करना चाहता हूं, यदि तीनों प्रश्न के उत्तर दे सकोगे तो मैं भी मान लूंगा कि तुम सबसे बड़े विद्वान हो। पहला प्रश्न था, क्या तुम उस तत्व को जानते हो जिसको जानने से जो नहीं देखा जा सकता उसको देख सकते हैं। और इस प्रश्न को सुनकर श्वेत केतु ने बहुत सोचा और बहुत सोचते हुए कहा, पिताजी, इस तत्व की चर्चा तो कभी गुरुकुल में हुई ही नहीं, मैं उस तत्व को नहीं जानता हूं। दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा, क्या तुम उस तत्व को जानते हो जिसको जानने से जो नहीं सुना जा सकता उसको सुन सकते हैं। अब पहले प्रश्न की भांति दूसरे प्रश्न में भी लगभग वही प्रतिक्रिया थी। बहुत सोचने पर श्वेत केतु ने कहा, हमारे गुरुकुल में ऐसे तत्व की चर्चा नहीं हुई। तीसरा प्रश्न था, क्या तुम उस तत्व को जानते हो जिसको जानने से जिसका चिंतन संभव नहीं उसका चिंतन संभव हो जाता है। और तीसरे प्रश्न के पश्चात श्वेत केतु और विचलित हुए। उन्होंने कहा, मैंने तो बहुत अध्ययन किया था, स्वयं को मैं श्रेष्ठ समझता था, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर भी मेरे पास नहीं है, आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। तो दोनों उस समय जहाँ बैठे थे बगल में कुछ मिट्टी के बर्तन रखे थे। पिता ने इशारा किया, पूछा, बताओ ये क्या है। तो श्वेत केतु ने देखते ही कहा, अरे ये तो मिट्टी के बर्तन है। पिता ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये मिट्टी के ही बर्तन हैं। जो व्यक्ति मिट्टी को जानता है, मिट्टी से बने बर्तन भले किसी आकार के हों, किसी प्रकार के हों, कभी बने हों, देखते ही कहेगा ये मिट्टी के बर्तन हैं, क्योंकि मिट्टी का तत्व मिट्टी है, उससे बर्तन बने हुए हैं। और मिट्टी को जानने वाला व्यक्ति मिट्टी से बने हर बर्तन को देखकर यही कहेगा। बगल में कुछ आभूषण रखे थे। पिता ने पूछा, बताओ ये क्या है। श्वेत केतु ने कहा, ये तो सोने के आभूषण है। पिता ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये सोने के ही आभूषण हैं। जो व्यक्ति सोने को जानता है,
सोने से बने आभूषण को देखते ही यही कहेगा कि सोने के आभूषण हैं। भले किसी आकार के आभूषण हो, किसी प्रकार के हो, कभी बने हो, लेकिन सोने के हैं तो व्यक्ति कहेगा सोने के हैं, क्योंकि सोने को जानता है। तब पिता ने कहा जैसे मिट्टी तत्व है, बर्तन उससे बने हैं, सोना तत्व है, आभूषण उससे बने हैं, उसी प्रकार से जिस तत्व को जानने से जो नहीं देख सकते उसको देखा जा सकता है, जो नहीं सुन सकते उसको सुना जा सकता है, और जिसका चिंतन संभव नहीं उसका चिंतन संभव हो जाता है। वो तत्व तो सर्वत्र विद्यमान है। पूरी सृष्टि उसी से बनी हुई है, तुम भी उसी से बने हुए हो। तत्त्वम असि, तुम वही हो। अब श्वेत केतु ने जब ये सुना और विचलित हो उठा। उसने प्रश्न किया कि मिट्टी को तो मैं देख सकता हूँ, अनुभव कर सकता हूँ, तो मिट्टी से बने बर्तन को भी जानता हूँ, सोने को भी मैं अनुभव कर सकता हूँ, तो सोने से बने आभूषण को जान सकता हूँ, लेकिन जिस तत्व से आप कह रहे हैं पूरी सृष्टि बनी है इतनी विविधता के साथ, उस तत्व को तो मैं देख भी नहीं सकता। तो ऐसे मैं कैसे मान सकता हूँ कि ऐसे तत्व से ही मैं भी बना हूँ। दोनों एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। पिता ने कहा ऊपर देखो, बताओ क्या दिखता है। तो श्वेत केतु ने कहा ऊपर आसमान दिखता है, नीचे पेड़ है, हम लोग नीचे बैठे हैं। पिता ने कहा इस वृक्ष के ऊपर चढ़ जाओ, अब बताओ क्या दिखता है। उसने कहा टहनियां दिखती हैं, कुछ फल दिखते हैं। पिता ने कहा फल तोड़कर नीचे आ जाओ, उसको दो भागों में खंडित करो और अब बताओ क्या दिखता है। तब श्वेत केतु ने कहा कुछ फल का गुदा दिखता है, कुछ बीज दिखते हैं। पिता ने कहा इस बीज को भी खंडित करो और तब बताओ क्या दिखता है। जब श्वेत केतु ने बीज को खंडित किया, उसने बहुत ध्यान से देखा और सोचते हुए उसने कहा पिताजी अब इस बीज में तो कुछ है ही नहीं, इसके अंदर तो कुछ नहीं दिखता है। तब पिता ने कहा जिस बीज में तुम्हें कुछ नहीं दिखता है, उसी बीज को जब धरती में बोते हो तो क्या ये पूरा वृक्ष उसमें छुपा हुआ नहीं? जहां कुछ नहीं दिखता हो सब कुछ विद्यमान है, लेकिन तुम देख नहीं पाते। उसी प्रकार से जिस परम तत्व को तुम समझ नहीं पा रहे हो तो विद्यमान है, लेकिन जिस दिन उस परम तत्व को समझ जाओगे, जो नहीं देख पा रहे हो देखना प्रारंभ कर दोगे, जो नहीं सुन पा रहे हो सुनना प्रारंभ कर दोगे, और जो चिंतन जिसका नहीं कर पा रहे उसका चिंतन करने लगोगे। अभी परम तत्व क्या है और बिहार की दृष्टि क्या है, इसको बताने के लिए एक प्राचीन दृष्टि ऋषि की थी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अक्सर हम लोगों ने घर में सुना होगा। मंत्र कहता है कि जो पूर्ण था पूर्ण ही रहता है, पुनः पूर्ण में विलीन हो जाता है। द कंप्लीट रिमेन्स कंप्लीट एंड गोज बैक टू द कंप्लीट। अब क्या मतलब था, ऋषि की दृष्टि क्या थी? जैसे सोने को छोटे छोटे भागों में खंडित किए तो छोटा कण जो होगा उसमें गुण किसके होंगे? सोने के ही होंगे। और सब लोगों ने सुना है बचपन से कि हर आत्मा में परमात्मा का अंश है। सुने कि नहीं सुने? बताइए, सब इतने शांत क्यों है? सुने है ना? और या तो ये सुने होंगे या सुने होंगे सबकी रचना एक ईश्वर ने की, परमेश्वर ने की, अल्लाह ने की। बचपन से हम लोग सुनते आए हैं। अब ऋषि की दृष्टि इस भाव में समझिए कि सोने को यदि काटते हैं छोटे से कण में भी सोने के गुण विद्यमान है, तो यदि परमेश्वर का अंश, परमात्मा का अंश हर आत्मा में है, या सबके रचनाकार एक ही है, तो निश्चित है कोई अंश तो आया होगा। और अंश आया होगा तो अंश में गुण भी होने चाहिए। और ईश्वर के गुण की यदि बात करें, ईश्वर की क्षमताओं की बात करें, तो क्या ईश्वर की क्षमता को किलोग्राम में किलोमीटर में बता सकते हैं क्या? बताने की चेष्टा भी करेंगे तो यही कहेंगे असीम क्षमता के स्वामी। क्षमता असीम, तो असीम यदि गुण है तो असीम का एक अंश, इन्फिनिटी का एक अंश यदि आता है, तो गणित के विद्यार्थी समझ सकते हैं इन्फिनिटी को कितना भी काटेंगे तो जो अंश होगा वो भी इनफाइनाइट ही होगा, असीम ही होगा। और ऐसे में यदि वास्तव में परमात्मा का अंश विद्यमान है, तो जिसकी असीम क्षमता, उस असीम क्षमता का अंश हर व्यक्ति में यदि विद्यमान है, तो उसमें भी वही पूर्णता है। यही बात तो उद्दालक ने भी अपने पुत्र से कहा कि तुम वही हो, उसी असीम क्षमता को लिए हुए हो। और यही बात स्वामी विवेकानंद ने भी कहा कि जिस व्यक्ति में पूरे सृष्टि को संचालित करने की क्षमता विद्यमान हो, ऐसा व्यक्ति यदि किसी लक्ष्य को कठिन कहता है तो निश्चित उसने अपने आंखों पर पट्टियां बांध रखी। स्वयं को कमजोर समझना सबसे बड़ा महापाप है। और बिहार की इस प्राचीन दृष्टि से सोचिए, जिस व्यक्ति के मन में भाव आ गया कि मुझमें भी वही पूर्णता है, इनमें भी वही पूर्णता है, उनमें भी वही पूर्णता है, ऐसा व्यक्ति क्या किसी दूसरे व्यक्ति से जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, लिंग भेद के नाम पर,
विचारधाराओं के मतभेद के नाम पर भेद करेगा क्या? उसे तो सर्वत्र वही दिखेगा जिसमें पूर्णता है। और बिहार की प्राचीन दृष्टि को यदि समझना हो तो हम देखेंगे बिहार में जातियां प्राचीन काल में भी थीं, लेकिन जैसा जातिवाद आज है, 5 लोग मिलते हैं उसमें भी बात पहली मन में यही आती है कौन किस जाति का है। अभी पूरे डिजिटल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर चल रहा है बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। बात ये नहीं हो रही मीडिया में कि मुख्यमंत्री कितना योग्य होगा, बात ये हो रही कि इनका पुत्र होगा कि नहीं होगा, इस जाति का होगा कि नहीं होगा। ये तो मुख्यमंत्री की दशा है। वार्ड पार्षद का चुनाव होना हो, व्यक्ति ये नहीं देखता कि व्यक्ति योग्य है कि नहीं, ये देखता है कि व्यक्ति मेरी जाति का है कि नहीं, मेरी जाति का कितने प्रतिशत है, तो उसके हिसाब से तय होगा कि व्यक्ति कहाँ चुना जाएगा। प्राचीन बिहार ऐसा नहीं था। ऐसा रहा होता तो मगध में नंद वंश का उदय कभी नहीं होता। पूरे उस विश्व में एक अपवाद था जब सबसे निम्न वर्ग का व्यक्ति शासक बन सकता हो। यह हमारे पूर्वजों की दृष्टि की महानता को बताती है। यदि ऐसा जातिवाद प्राचीन बिहार में रहा होता तो आचार्य चाणक्य किसी छोटे व्यक्ति का चयन नहीं कर रहे थे, किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री का चयन नहीं कर रहे थे, अखंड भारत के साम्राज्य के सम्राट का चिंतन कर रहे थे, चयन कर रहे थे। और यदि उनके मन में इस प्रकार का भाव होता कि अपनी जाति के व्यक्ति को चुनेंगे तो चंद्रगुप्त महान कहां से आते। यदि ऐसा भाव हमारे पूर्वजों के मन में होता तो वैशाली कहां स्थापित होता। 7,707 गणराजा पूरे उत्तर बिहार, जिसके उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूरब में कोसी और पश्चिम में गंडक स्थापित थे, चुने जाते थे लोगों के द्वारा, जाति के आधार पर नहीं। अलग अलग क्षेत्रों से चुनकर आते थे और वैशाली के संस्थागार में मिलकर प्रतिवर्ष बिना विवाद के अपने गणाधिपति का चयन करते थे। कैसे लोग थे हम, साथ मिलकर चलने वाले लोग, मिट्टी के बर्तन में मिट्टी देखने वाले लोग, आभूषणों में उसके मूल तत्व को देखने वाले लोग। तभी तो हर भेदभाव से परे व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ते हुए अफगानिस्तान के पार तक हम साम्राज्य बना सके। लिपि अलग थी, भाषा अलग थी, भाव एक था। अखंड भारत के साम्राज्य को हम स्थापित कर सके। उद्यमिता ऐसी थी कि चंपा, जिसके अवशेष भागलपुर में पड़े हैं, उस नाम को गूगल पर सर्च करेंगे तो प्राचीन चंपा के लिंक्स बहुत कम मिलेगा वियतनाम के लिंक, जो दूसरी शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक चंपा के नाम से जाना गया। इसलिए जाना गया क्योंकि व्यापारी वहां से आते थे व्यापार करने और इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने देश का नाम चंपा रख दिया। दक्षिण पूर्वी एशिया, कोरिया, भूमि, बिहार के प्राचीन गांवों के नाम आज भी आपको वहां के शहरों में अपभ्रंश रूप में प्राप्त होंगे। एक महान संस्कृति के हम वाहक हैं। आज जब विकसित भारत की बात हो रही है, आवश्यकता बिहार को जगाने की, और बिहार को जगाने के लिए सबसे प्रमुख मंत्र शिक्षा का है, उद्यमिता का। इसीलिए आप देखते होंगे हर विद्यालय के कार्यक्रम जहां भी अवसर मिलता है मैं जाने का प्रयास करता हूं ताकि बच्चों से, उनके अभिभावकों से बात कर सकूं। आज अनेक प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन भी मेरे साथ जुड़े हैं। इस अभियान में केवल 3,55,000 व्यक्ति नहीं जुड़े हैं, अनेक संस्थाएं भी जुड़ी हैं, जिसमें अनेक बड़ी संख्या में सखी बहन का समूह महिलाओं का मिथिलांचल में कार्य कर रहा है वैश्विक स्तर पर। उसमें भी करीब 40,000 महिलाएं जुड़ी। प्रयास यही है व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ना, और यदि अपने जीवन काल में ये करने में सफल हुए तभी विकसित भारत का हम निर्माण कर सकेंगे। हम सभी को सोचना होगा अपने अपने हिस्से के बिहार के लिए। अभी बेगूसराय में 6 कार्यक्रमों से आया हूँ, आपके बीच हूँ। कल सुबह पटना में 9 बजे से ऑफिस भी जाना है। हर व्यक्ति को प्रेरित कर रहा हूँ कि अपने अपने हिस्से के बिहार में कुछ योगदान कीजिए। बेगूसराय के भी नोनपुर गांव में थे, चंदन सहनी जी रहते हैं बेंगलुरु में। प्रतिवर्ष अपने गांव में टैलेंट के लिए प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन करते हैं। आज मैं उसमें था। उससे पहले एक और गांव में क्या हुआ, एक फाउंडेशन में व्यक्ति बाहर रहते हैं, उनके द्वारा इसी प्रकार का प्रयास किया जाता है। तरुण जी रहते हैं बेगूसराय के बीरपुर प्रखंड के टीह गांव में। अपने विद्यालय में उन्होंने कंप्यूटर लेबोरेटरी की स्थापना की। समय समय पर फ्री मेडिकल कैंप लगाते हैं। लगभग ऐसे 103 व्यक्ति तैयार हुए जो बिहार से आज बाहर रहते हैं, अपने गांव में योगदान दे रहे हैं, अपने विद्यालय में योगदान दे रहे हैं, कुछ न कुछ प्रयास कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया अनेक पाठशालाएं प्रारंभ हुई ऐसे लोगों के प्रयास से, उसमें भी 28 तो महिलाओं के प्रयास से हुई। हम सोचें हम क्या कर सकते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि कोई आएगा चीज़ों को बदल देगा, ऐसा नहीं होने वाला है। परिवर्तन का प्रारंभ स्वयं से ही होता है। एक बार हम परिवर्तन का प्रारंभ कर दिया, दूसरों को प्रेरित करने लगे, जोड़ने लगे, एक बड़ी श्रृंखला का निर्माण होता है। पिछले 5 वर्षों से इस अभियान में लोगों को अबाध रूप से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन सफलता तभी मिलेगी जब हर गांव नगर के जन जन तक हम पहुंचा सकेंगे। और ये दृष्टि मेरी नहीं है,
जो बातें मैंने कही कोई मेरे नए विचार नहीं, प्राचीन अपने बिहार के पूर्वजों की दृष्टि को ही साझा करता रहा हूँ। अनुभव मेरे अवश्य है, बगहा में, रोहतास में जो काम हुआ, अभी चर्चा आप लोग कर रहे थे, जब विरासत की दृष्टि से लोग जुड़े, जिस बगहा को अंग्रेजों ने मेरी चप्पल लिखा था, अंग्रेजों ने यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम लिखा था, पत्रकार मिनी चंबल कहते थे, उसमें 26 डकैत गिरोह ने सरेंडर कर दिया। उससे पहले लोग कहते थे कि यहाँ कुछ बदलेगा नहीं, ऑपरेशन व्हाइट पैंथर हुआ, ब्लैक पैंथर हुआ, मान के चलते थे कि चंपारण में अपराध समाप्त नहीं हो। किडनैपिंग होती थी, पटना में जब सिटी एसपी थे तो रैंसम कॉल फोन पे आता था, बगहा में फोन पे रैंसम नहीं आता था। एक व्यक्ति बढ़िया से आता था घर पे और चिट्ठी दे जाता था, जिसमें लिखा रहता था इतना पैसा देना है, इतना अनाज देना है, इतना देसी देना है, इतना विदेशी देना है, इतना खस्सी देना है, इतना मुर्गा देना है, इतना चांद मार्का की लुंगी देना है, इतना डोरा का बनियान देना है। इस प्रकार से एक लिस्ट रहती थी और उसके नीचे लिखा रहता था जय माँ दुर्गे बिहार सरकार, और उसके नीचे गैंग का नाम और उसकी मुहर, और उसके नीचे भी एक नोट रहता था। नोट क्या था? इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट की सुविधा है। इस प्रकार कि जब बातें चलती थी तो लोग हार मान चुके थे, लेकिन एक एक डकैत के परिवार से हम लोग बात करने लगे और कहने लगे, रत्नाकर यदि रत्नाकर ही रहे होते तो विश्व किस वाल्मीकि को जानता है। आप कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि की भूमि है, तब से अपराध चलता। आप सोचिए, एक सकारात्मक परिवर्तन एक व्यक्ति को पूज्य बना सकता है। इस भाव के साथ एक के बाद एक 26 गिरोह सरेंडर कर गए। मेरी पोस्टिंग रोहतास हुई, वहाँ भी बड़ी विकट परिस्थिति थी। लंबे समय से नक्सली रोहतास किले पर कब्जा जमाए हुए थे। 1500 फीट की ऊंचाई पर जहां फोन काम नहीं करता था, सैटेलाइट फोन ही एकमात्र साधन था बात करने का, कोई संचार के माध्यम नहीं थे। जाने में रास्ते में लैंड माइन्स बिछे रहते थे, मुझ पर भी गोलियां चली। लेकिन जब लोगों से बात करना प्रारंभ किए तो सबने यही कहा, हमारे पूर्वज यशस्वी थे। रोहतास किले को उन्होंने तब स्थापित किया जब ऐसे संसाधन नहीं थे। मुगल आए, उनके लेखक फरिश्ता ने लिखा दुर्ग भेद्य, और मैंने कहा कि आपके पूर्वज जब इतने यशस्वी थे तो आप में क्या कमी है? क्यों ना अपने क्षेत्र को एक पर्यटन स्थल बनाए, इतने रमणीक स्थल जिसके बारे में एन अकबरी में लिखा गया कि 200 से अधिक झरने बहते हैं। प्रयास तो कीजिए। और यही नहीं रुके, उस समय हर गांव में युवकों को चुनकर टूरिस्ट गाइड बनने की ट्रेनिंग देने लगे, बड़े बड़े होर्डिंग लगाने लगे। लोग कहने लगे एसपी को हो क्या गया है, इन्हें तो अभियान चलाना चाहिए, टूरिस्ट गाइड बना रहे हैं। और तब मैंने कहा था, आप आज की सोचते हो, मैं 20 साल बाद की सोचता हूँ। आप देखिएगा रोहतास में टूरिज्म भी होगा और लोग भी आएंगे। 20 साल अभी नहीं हुए, 2010 में मैंने ये बात कही थी। केवल 1.5 वर्ष लगे थे। पूरे एक एक गांव में जिन आदिवासियों को बल पर उग्रवादी उसको लिबरेटेड जोन मानते थे, उन आदिवासियों ने ही उनका विरोध करना शुरू कर दिया, और ऐसा विरोध किया कि सभी उग्रवादियों को भी शस्त्रों के साथ सरेंडर करना पड़ गया, जिसकी कल्पना उनको भी नहीं थी। संवाद में बहुत शक्ति है। जो बात गोली से नहीं हो सकती, बोली से हो सकती, यदि उसमें भाव निस्वार्थ हो। मेरे मन में कोई स्वार्थ नहीं। अपने जीवन काल में बिहार को विकसित देखना चाहता हूँ। मेरे मन में भाव इसलिए है, 1993 में भोपाल में बच्चों ने बिहारी बोलकर चिढ़ाया था, और तभी मन में भाव जगा था कि अपने जीवन काल में बिहारी शब्द को पुनः सम्मान का प्रतीक बनाने में यदि मेरी कोई भूमिका होगी, तभी अपने जीवन को सार्थक मानेंगे। और तब से यात्रा चल रही है। आगे भी अनुभव हुए। 97 में आईआईटी का पेपर लीक हुआ, पेपर देकर आईआईटी कानपुर पहुंचे। फर्स्ट ईयर के बाद पिताजी की पोस्टिंग हो गई फिर से बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप में। पिताजी इंडियन ऑयल में थे। घर जाना था, उस समय मोबाइल फोन नहीं था, 1998 की बात कर रहा हूँ। अचानक हॉस्टल में फोन आया कि विकास को कह दीजिए अभी घर नहीं आना है। हम भी थोड़ी देर बाद फोन के पास पहुंचे तो पिताजी ने कहा, बेटा लगन का समय चल रहा है और मुकामा बेगूसराय में पकड़ की शादी होती है, इसलिए अभी वहीं आईआईटी में रही है। 1 महीना लगभग इस प्रतीक्षा में उस समय आईआईटी कैंपस में रहे कि लगन का समय खत्म हो। और वही समय था जब मोर थे, बंदर थे और आईआईटी में अकेले घूमते थे। कुछ और लोग जो बेगूसराय के थे वो भी घूमते थे। और तब अचानक एक दिन लाइब्रेरी में हाथ चला गया बृहदारण्यक उपनिषद पे, और तब जब उसको पढ़ने लगे तो परिचय हुआ गार्गी से, परिचय हुआ मैत्रेयी से, परिचय हुआ याज्ञवल्क से। आज मेरे पुत्र का भी नाम याज्ञवल्क है। इसलिए ऐसी प्रेरणा मन में आई कि तब का बिहार यदि ऐसा था तो क्यों न अपने जीवन काल में एक अच्छे बिहार के हम लोग प्रयास करें। नौकरी जर्मनी में भी लगी, बड़ी कंपनी में भी लगी, लेकिन मन ने कहा नहीं।
अपने लिए तो जी लेंगे, लेकिन जब बेगूसराय लौट के जाएंगे तो मन तो कहेगा तुमने क्या किया, तुम्हारा क्या योगदान था। आज भी उसी भाव के साथ लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। मन में बड़ी आशा जगती है जब देखता हूँ लाखों लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन विश्वास यही है कि जब तक एक एक व्यक्ति को हम जोड़ पाने में सक्षम नहीं होंगे, जाति संप्रदाय से ऊपर उठकर लोग बिहार के लिए काम नहीं करेंगे, तो ये सपना पूरा नहीं हो सकता। सभी का सहयोग चाहिए, तभी मिलकर विकसित बिहार बनेगा। और जैसा मैंने कहा, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ यदि है तो एक ही स्वार्थ है, अपने जीवन काल में विकसित बिहार को स्थापित होते देखूं। मैं आभारी हूं संस्कार पब्लिक स्कूल के प्राचार्य का, सभी शिक्षकों का, निदेशक का, आपने आज अवसर दिया, बहुत समय के बाद आज शेखपुरा में आमंत्रित किया। मैं आभारी हूँ शेखपुरा की पूरी टीम का। यहाँ गणेश जी लखीसराय से आए हैं, लखीसराय में इन्होंने बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ा है। और अभी जब हाल में कार्यक्रम हुआ था, शेखपुरा से भी लोग गए थे, लखीसराय से बड़ी संख्या में लोग पटना के बापू सभागार में जब 5वां वार्षिक उत्सव हम लोग मना रहे थे, गए थे। सबसे अपील यही है, इसको अपना अभियान बनाइए, अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए, स्किल्ड कीजिए। जिन बच्चों में आपको संभावना नहीं दिखती, वैसे ही कुछ बात है जैसे बीज में वृक्ष छुपा हुआ है, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते। अपने बच्चों के नैसर्गिक गुणों को समझकर उनको अच्छे से यदि हम मार्गदर्शित करें तो आपके बच्चे भी उसी रूप में जो आपके सपने हैं उसको पूरा कर सकेंगे, क्योंकि सब में संभावनाएं असीम है, पूर्णता उनमें दिव्य रूप में विद्यमान है। आवश्यकता उसको ग्रहण करने की, इस रूप में सोचने की है। और संस्कार पब्लिक स्कूल के इस अवसर पर यही कहूँगा, अपने बच्चों में अच्छे संस्कार, अपने बच्चों में अपनी संस्कृति की समझ यदि हम उत्पन्न कर देंगे, निश्चित ही उज्जवल भारत के भविष्य के लिए इससे अच्छा हम कुछ बड़ा योगदान नहीं दे सकते। इस अवसर पर सभी को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं और पुनः मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। Now, I would like to call Mr. Harsraj